जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन कवि जय हो में। दोस्तों, अभी के इस सेशन में हम हिंदी को पढ़ने वाले हैं और हिंदी के अंतर्गत जो आप लोगों को सिलेबस दिया हुआ है यूके ट्रिपल एसएससी ने आपके वीडियो बीपीडीओ के एग्ज़ाम के लिए, उसमें हम अभी तक भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियां और उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां हम यहां पर कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों, ये पूरा का पूरा एक टॉपिक फिनिश हो चुका है भाषा वाला। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक तो हम विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं जितने भी 12 के 12, उनको हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। उसके अलावा जो भाग, संविधान के भाग 17 के अंतर्गत जो भाषा संबंधी, राजभाषा संबंधी आर्टिकल हैं 343 से लेकर 351 तक, उनके अंदर क्या चीज़ें कही गई है उनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और उसके अलावा हम यहाँ पर जितनी भी शास्त्रीय भाषाएं होती है उनको यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, तो 3 टॉपिक हैं जो आज की इस क्लास में हमने करना है और कल से हम देवनागरी लिपि और देवनागरी लिपि का विकास जो टॉपिक है उसको हम करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन। तो जो इस विश्व हिंदी सम्मेलन के कराने के पीछे जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो हिंदी है उसको यूएनओ की जो भाषाएं हैं उनमें सम्मिलित कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का कहाँ पर होता है, तो ये होता है नागपुर के अंदर। कहाँ पर होता है? नागपुर, इंडिया में ये होता है। और कब होता है ये, तो आपको ध्यान रखना है 10 से 14 जनवरी 1975 में ये होता है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो मॉरिशस के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, जिनका नाम था शिव सागर राम गुलाम। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया था? वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन पहला है तो पूछ सकता है। उद्घाटन इसका किया था इंदिरा गांधी ने। किसने? इंदिरा गांधी ने, जो उस समय भारत की क्या थी? प्रधानमंत्री थी। उसके बाद आप लोगों ने दूसरा जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपका पोर्ट लुई में। कहाँ पर? पोर्ट लुई में। और ये आपका कहाँ पड़ता है? मॉरिशस के अंदर पड़ता है। जो ये हुआ था तो इसका जो समय था वो हुआ था आपका 28 से 30 अगस्त के बीच 1976 में। तो सबसे पहले आप लोग पहले और दूसरे विश्व हिंदी सम्मेलन को देख लीजिए। इससे पहले मैं इसको मिटाऊं तो ध्यान रखना दोस्तों, पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो नागपुर के अंदर हुआ था और पूछा भी गया ये प्रश्न। ठीक है, आप लोग देख लेना हिंदी के सेक्शन में, आप जो पिछले वर्षों के एग्जाम हुए हैं तो उसमें ये प्रश्न पूछा भी गया है। पहला पूछा गया है, दूसरा पूछा गया है, 5वां पूछा गया है। तो बार बार यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो इसीलिए मैंने स्पेशली इस सेक्शन को यहाँ पर करवाया है। तो पहला आपका कहाँ पर होता है? नागपुर के अंदर होता है और 10 से 14 जनवरी के बीच होता है 1975 में। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं, पहला है इसलिए लिखना जरूरी है, इसकी अध्यक्षता करते हैं मॉरिशस के राष्ट्रपति शिव सागर राम गुलाम। और जो इस इवेंट का उद्घाटन करती हैं वो है हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इस विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन करती है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पोर्ट लुई में हुआ था और 28 से 30 अगस्त के बीच ये होता है 1976 में। चलिए
अब आप आगे देखिए और हेडिंग डाल दीजिए तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन। तो तीसरा कहाँ होता है? तो तीसरा होता है दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में होता है। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ होता है? न्यू दिल्ली के अंदर होता है। और क्या इसकी तिथि रहती है? तो 28 से 30 अक्टूबर 1983 में ये होता है। ठीक है, जब कपिल देव की कप्तानी में भारत ने क्या जीता था? वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, तो तीसरा कब होता है? न्यू दिल्ली में होता है 28 से 30 अक्टूबर के बीच 1983 में। उसके अलावा आपसे पूछता है कि चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो चौथा आप लोगों को लिखना है, जहां दूसरा हुआ था वहां चौथा हुआ था, पोर्ट लुई में। ठीक है, पोर्ट लुई मॉरिशस के अंदर ये हुआ था। तो इसकी जो तिथि है वो कितनी है? 2 से 4 दिसंबर 1993 को ये हुआ था। क्लियर है? उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है पांचवा कहाँ हुआ था? तो पांचवा हुआ था दोस्तों, पांचवा हुआ था पोर्ट ऑफ स्पेन में ये हुआ था। और इसका जो टाइम था, जो ये हुआ था 4 से 8 अप्रैल 1996 के अंदर। उसके बाद आपको छठा ध्यान रखना है। छठा कब हुआ था? तो छठा हुआ था आपका लंदन में। लंदन यानी कि ब्रिटेन के अंदर पड़ता है लंदन। और ये हुआ था आपका 14 से 18 सितंबर 1999 में। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को सातवां ध्यान रखना है। सातवां कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका सूरीनाम में। ठीक है, सातवां कहाँ हुआ था? सूरीनाम में हुआ था। और सूरीनाम के अंदर एक जगह है पारामारिबो, वहां पर ये हुआ था। कब? 5 से 9 जून 2003 के अंदर। ठीक है, तो 7 विश्व हिंदी सम्मेलन तक हमने देख लिया है। थोड़ा सा एक बार फिर से जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तीसरा कब हुआ था? 28 से 30 अक्टूबर 1983 में होता है। कहाँ होता है? न्यू दिल्ली के अंदर होता है। चौथा आपका पोर्ट लुई में होता है, मॉरिशस के अंदर होता है। 2 से 4 दिसंबर 1993 को होता है। उसके बाद पांचवा आपका कब होता है? पोर्ट ऑफ स्पेन में होता है और 4 से 8 अप्रैल 1996 के अंदर होता है। छठा आपका लंदन में होता है और 14 से 18 सितंबर 1999 में होता है। उसके बाद सातवां आपका कहाँ होता है? सूरीनाम में एक जगह पड़ती है पारामारिबो, वहां पर होता है 5 से 9 जून के भीतर 2003 में। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसको मिटा देते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से सीक्वेंस से हम लोग चल रहे हैं आपके बीपीडीओ एग्जाम के लिए, उसी तरीके से आप लोगों ने अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और आज मैं आप लोगों के बीच जो भी ये प्ले लिस्ट हैं इनको मैं अच्छे से आप लोगों के बीच साझा कर दूंगा। ठीक है, और जब आज से लेकर 15 जुलाई तक तो हमारा हिंदी और उत्तराखंडी ही चलेगा। और अगर इनमें से तब तक कोई ख़त्म हो जाता है, ठीक है, फिनिश हो जाता है जिसका सिलेबस, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? जीएस पढ़ना भी शुरू कर देंगे। एक क्लास हम अलग से रीजनिंग की रखेंगे और एक हम जीएस की लाएंगे। उसके बाद आप लोग लिखिए 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ठीक है,
यूएसए के अंदर होता है और कब से कब तक होता है? 13 से 15 जुलाई 2007 में ये होता है। उसके बाद आप लोगों को 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन का ध्यान रखना है। ये आपका जोहान्सबर्ग में होता है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। और क्या इसकी डेट रहती है? वो रहती है 22 से 24 सितंबर 2012। क्लियर है? उसके बाद आप लोगों को 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का ध्यान रखना है। ये आपका होता है भोपाल में। भोपाल आपको पता है एमपी में पड़ता है। और 10 से 12 सितंबर के बीच ये आयोजित होता है। कब? 2015 में। क्लियर है? उसके बाद आप लोगों को 11वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन होता है उसका ध्यान रखना है। ये आपका होता है मॉरिशस में। ठीक है? और इसका जो टाइम पीरियड रहता है ये होता है 18 से 20 अगस्त 2018 के अंदर ये होता है। क्लियर है? उसके बाद आप लोगों को जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन होता है ये होता है देवास, एक स्थान पड़ता है एमपी में, वहां पर आयोजित होता है। और कब होता है? 2021 में आयोजित होता है। ठीक है? ये आप लोगों को इतनी सी बात आप लोगों को विश्व हिंदी सम्मेलनों से संबंधित ध्यान रखनी है। आपसे पूछा जाएगा कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ था? कोई भी कर्म दे सकता है, क्योंकि मैंने देखा है कि जरूरी नहीं कि पहला और दूसरा ही पूछे। ठीक है? इन 12 में से किसी का भी कर्म पूछ सकता है और किसी की भी डेट पूछ सकता है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। 8वां जो होता है वो न्यूयॉर्क के अंदर होता है अमेरिका में, 13 से 15 जुलाई 2007 को। ठीक है? 9वां कहाँ होता है? जोहान्सबर्ग में होता है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर होता है, 22 से 24 सितंबर 2012 को। उसके बाद 10वां जो होता है वो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर होता है, 10 से 12 सितंबर 2015 को। 11वां आपका कहाँ पे होता है? मॉरिशस के अंदर होता है, 18 से 20 अगस्त 2018 को। ठीक है? 12वां आपका कहां पर होता है? 2021 में होता है, देवास के अंदर। और देवास आपको पता है कहां पड़ता है? एमपी में पड़ता है। तो यहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। ठीक है? जो 2016 में बीडीओ का जो पेपर हुआ था उसमें भी यहीं से प्रश्न आया था कि दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां पर हुआ था। ठीक है? तो इसलिए आप लोगों को डेट और इनका जितने भी ये विश्व हिंदी सम्मेलन है इनको याद कर लीजिए। ठीक है? किसी भी तरीके से ट्रिक आपको बता देता मैं, लेकिन ये ट्रिक का यूज आप लोग खुद ही कर सकते हैं। ठीक है? आप लोगों को क्या करना है? ठीक है? आपका गांव होगा, आपका मोहल्ला होगा। ठीक है? तो वहां के 12 घरों को ले लेना आप लोग। ठीक है? पहला जो घर होगा वो आपका अपना होगा, उसका नाम नागपुर रख लेना। दूसरे का नाम पोर्ट लुई रख लेना। तीसरे का नाम आप लोग नई दिल्ली रख लेना। चौथे का नाम आप लोग फिर पोर्ट लुई रख लेना। फिर 5वें का आप क्या कर लेना? स्पेन रख लेना। 6ठे का आप लंदन रख लेना। 7वें का आप सूरीनाम रख लेना। 8वें का आप अमेरिका रख लेना। ठीक है? तो इस तरीके। उसके बाद आप 9वें का आप दक्षिण अफ्रीका रख लेना। 10वें का आप भोपाल रख लेना। और 11वें घर का नाम आप लोग क्या रख लेना? जो फिर मॉरिशस रख लेना 11वें का नाम। ठीक है? और 12वें का आप देवास रख लेना। ठीक है? तो इस तरीके से आप कभी नहीं भूलोगे कि कौन सा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ था। ठीक है? और डेट के लिए आप क्रम से ध्यान रख सकते हैं कि पहला भाई 75 में हुआ, 75 के बाद 76 में हुआ, उसके बाद 83 में हुआ, उसके बाद 93 में हुआ, उसके बाद 99 में हुआ, उसके बाद 2003 में हुआ, 7 में हुआ, 15 में। तो इस तरीके से आप चीज़ों को ध्यान रख सकते हो। तो मैंने भी इसी तरीके से इनको याद किया है। तो वही तरीका मैं आप लोगों को बता रहा, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि अगर हम रटेंगे ना चीज़ों को, ठीक है, हम रट लेते हैं चीज़ों को और ज़्यादा नहीं 1-2 दिन तक हमें वो याद भी रह जाती है, लेकिन जब हम उन्हें फिर देखते हैं तो हम उन्हें भूल जाते हैं। तो अगर हमने उन चीज़ों को, जो पढ़ाई की चीज़ें हैं, उनको अपने आसपास की चीज़ों से कनेक्ट किया होगा तो हम उन्हें लंबे समय तक ध्यान रख सकते हैं। और ऐसा नहीं
कि आप लोगों ने अपनी ट्रिक तो बना ली और बस एक बार बना ली और उसका दोहराव नहीं किया। अगर आप उसका दोहराव नहीं करोगे, जो आपकी ट्रिक बनाई है 2-3 बार, तो आप उसे भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए जो आपने ट्रिक खुद तैयार की है उसका दोहराव आप लोग 2-3 बार जरूर कीजिए। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं जो सांस्कृतिक भाषाएं यानी कि जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो कितनी हैं उनके बारे में। ठीक है, अब देखो यहां से आप लोगों का, देखो हिंदी में तो ये पूछेगा नहीं कि कौन कौन सी सांस्कृतिक भाषाएं हैं या शास्त्रीय भाषाएं हैं, लेकिन जब आपका जो जीएस वाला पोर्शन है वहां पर पूछ सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये चीजें मैं यहां पर ही करवा दूं और आपका नोट्स भी अच्छे से बन जाए। तो हेडिंग डाल दीजिए आप शास्त्रीय भाषाएं। तो ये शास्त्रीय भाषाएं होती है दोस्तों कितनी, 6 भाषाएं होती है। पहली है तमिल, दूसरी है संस्कृत, तीसरी है कन्नड़, चौथी है तेलुगु और 5वीं है मलयालम और 6ठी है उड़िया। कौन कौन सी है सांस्कृतिक भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं? एक तमिल हो गई आपकी, संस्कृत हो गई, कन्नड़ हो गई, तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई और उड़िया हो गई। अब पेपर में किस तरीके से प्रश्न दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और वहां पर एक भाषा, कोई भी तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम या उड़िया में से आप लोगों को दे देगा। एक तो इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। दूसरा किस तरीके से प्रश्न बन सकता है कि आप लोगों को 3 भाषाएं तो शास्त्रीय भाषाएं देगा और एक कोई अन्य भाषाएं दे देगा, हिंदी को इंक्लूड कर देगा। ठीक है, कि बताइए इनमें से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो अगर आपको पता होगा कि कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं होती है तो आप लोग उस क्वेश्चन को सही कर आ जाओगे। ठीक है, चलिए उसके अलावा क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि तमिल या संस्कृत या कन्नड़ या तेलुगु, मलयालम, इनमें से किसी का भी पूछ सकता है कि इस भाषा को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो ध्यान रखना आप, जो तमिल है आपकी, इसको मिलता है 2004 में, और जो आपकी संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत को दिया जाता है 2005 में। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस से 2004 में किसको, तमिल को, 2005 में संस्कृत को। ठीक है, और कन्नड़ और तेलुगु को एक साथ 2008 में सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद मलयालम को दिया जाता है 2013 में और आपका उड़िया को दिया जाता है 2014 में। तो आप लोगों को किस तरीके से ध्यान रखना है कि तमिल और संस्कृत को लगातार 2004, 2005, तमिल संस्कृत 2004, 2005, कन्नड़ तेलुगु को 2008 में। ठीक है, 2008 में फिर 5 साल का गैप रहता है और 2013 में मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है और उसके बाद उड़िया को क्या दिया जाता है, 2014 में दर्जा दिया जाता है सांस्कृतिक भाषा का। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब हम यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाले हैं, जहां से आपकी पॉलिटी वाला जो सेक्शन है ना, तो जो भाग 17 है आपका, वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो हिंदी में ही हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी में ही हम उत्तराखंड पढ़ रहे हैं, हिंदी में ही हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और हिंदी में ही हम जीएस को देख रहे हैं। तो कितनी सारी चीजें, कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जिसे मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, हर एक चीज को मैं आप लोगों को जिस तरीके से हमारे सिलेबस में चीजें दी गई है उसी तरीके से मैं निरंतर रूप से आगे बढ़ रहा हूं। तो देखो दोस्तों, ये डेट आप लोगों को ध्यान रखनी है, 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1950, ये डेट आप लोगों को ध्यान रखनी है। इस डेट को, ठीक है, इस डेट को हमारा संविधान क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। क्लियर है? तो इसी टाइम पर यह बात कही गई थी कि 26 जनवरी तक, 26 जनवरी 1965 तक, यानी कि 15 सालों के लिए क्या होगा,
15 सालों के लिए जो अंग्रेजी है, जो इंग्लिश है, वो राजकाज की भाषा रहेगी। किसके साथ साथ? हिंदी के साथ साथ। क्या बात आपको ध्यान रखनी है कि 26 जनवरी 1950 को एक डिसीजन दिया जाता है कि 26 जनवरी 1965 तक, यानी कि 15 सालों तक क्या होगा, जो इंग्लिश है, जो अंग्रेजी है, वो राजकाज की भाषा रहेगी हिंदी के साथ। लेकिन क्या होता है दोस्तों, 1963 में ही, ठीक है, 1963 में राजभाषा अधिनियम आता है, ठीक है, गवर्नमेंट राजभाषा अधिनियम को पास करती है, पारित करती है, और उसमें ये बात कहती है कि 1965 के बाद भी, ठीक है, 1965 के बाद भी क्या रहेगी, जो अंग्रेजी है वो हिंदी के साथ साथ राजकाज की भाषा रहेगी। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि राजभाषा अधिनियम 1963 आता है, और उसमें क्या बात बोली जाती है कि जो अंग्रेजी है, ठीक है, अंग्रेजी क्या होगी, हिंदी के साथ राजकाज की भाषा रहेगी। क्लियर है? आगे भी, ठीक है, 1965 देखो क्या बोलता है, राजभाषा अधिनियम 1963 में क्या बात है, क्या बात लाते हैं, क्या कानून लाया जाता है। यह कानून लाया जाता है कि पहले तो यह होना था ना कि 15 साल तक रहेगी अंग्रेजी, 1965 तक रहेगी, 26 जनवरी 1965 तक रहेगी, लेकिन उसके बाद नहीं रहेगी अंग्रेजी राजकाज की भाषा। ठीक है, उसके बाद अब ठीक जैसे ही उसने खत्म होना था, उस कानून ने खत्म होना था, उस नियम ने खत्म होना था, उसके ठीक 2 साल पहले राजभाषा अधिनियम 1963 लाया जाता है, और जिसमें यह बात कही जाती है कि अंग्रेजी जो है वो हिंदी के साथ साथ आगे भी राजकाज की भाषा बनी रहेगी। क्लियर है? आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं राजभाषा की। ठीक है, और राजभाषा आप लोगों को पता है किस आर्टिकल के अंदर ये चीजें बोली गई है, राजभाषा किस आर्टिकल में आता है दोस्तों, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाग 17 के अंतर्गत आता है, भाग 17 के अंतर्गत आती है क्या, राजभाषा संविधान में। ठीक है, राजभाषा, तो इसके आर्टिकल किन आर्टिकलों को हमने पढ़ना है, आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक हमने यहां पर चीजों को देखना है। ठीक है, कहां से, भाग 17 में राजभाषा, राजभाषा किसमें, भाग 17 में है, और आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक हमने सारे के सारे आर्टिकल दोस्तों अभी इसी क्लास में करने हैं, एक भी आर्टिकल को स्किप हमने नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दोगे आर्टिकल 343 में। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए अनुच्छेद 343। ठीक है, इस तरीके से लिखना आप, आर्टिकल 343 का 1। इसमें क्या बात कही गई है, इसमें जो दोस्तों जो बात कही गई है कि जो हिंदी है, हिंदी देवनागरी लिपि में, हिंदी देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा होगी। क्लियर है? आपसे पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल के अंदर यह लिखा गया है कि हिंदी संघ की राजभाषा होगी, तो आप लोगों को ध्यान देना है आर्टिकल 343 के एक भाग के अंदर क्या लिखा गया है कि हिंदी देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा होगी। उसके अलावा आर्टिकल 343 2 में क्या है यह आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है कि 15 साल तक अंग्रेजी
अंग्रेजी हिंदी के साथ प्रयोग की जा सकती है। आर्टिकल 343 के 2 में क्या है कि 15 साल तक जो अंग्रेजी है वो हिंदी के साथ प्रयोग की जा सकती है। ठीक है, तो इतनी सी बात आप लोगों ने आर्टिकल 343 के 1 में और आर्टिकल 343 के 2 में ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें क्या है, हिंदी देवनागरी की लिपि में संघ की राजभाषा होगी। और आर्टिकल 343 सेकंड में क्या है, 15 साल तक अंग्रेजी हिंदी के साथ प्रयोग में लाई जा सकती है। क्लियर है, मिटा देता हूं इसको। अब आप लोग डाल दीजिए हेडिंग आर्टिकल 344। क्योंकि इन आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। भले हिंदी के अंदर नहीं पूछेगा, लेकिन जो आपका पॉलिटी वाला पार्ट है, सिलेबस जो आपको दिया है, उसमें इसको पूछे जाने की क्या है, संभावनाएं बनी रहती है। तो इसलिए आप लोगों को अगर पता रहेगा, ठीक है, तो आप इस चीज से अनजान नहीं रहोगे। तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए आर्टिकल 344। तो आर्टिकल 344 के अंदर क्या चीजें हैं आप लोगों ने लिखना है। अनुसूची 8 में शामिल, अनुसूची 8 में शामिल भाषाओं के लिए भाषा आयोग की स्थापना, भाषा आयोग की स्थापना या नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा उसके द्वारा की जाएगी। क्लियर है। इसके बाद आप लोग लिखिए आर्टिकल 345। आर्टिकल 345 में क्या बात कही है, किस बात का जिक्र है, राज्य की राजभाषा। ठीक है, राज्य की राजभाषा के बारे में बात की गई है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड की 2 राजभाषा है। कितनी राजभाषा है, 2 राजभाषा है। एक तो हिंदी तो है ही, उसके साथ साथ क्या है, संस्कृत भी है, और जो कब से है, जनवरी 2010 से। क्लियर है। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है आर्टिकल 346 में क्या चीजें हैं। तो इसमें आप लोग ध्यान रखना, राज्य व संघ के मध्य या राज्यों के मध्य संचार की भाषा, संचार की भाषा। तो सबसे पहले इन 3 आर्टिकल को आप लोग देख लीजिए 46 तक। आर्टिकल 344 में क्या है, आर्टिकल 344 में है ये बात कही गई है कि अनुसूची 8 में जितनी भी भाषाएं शामिल होगी, ठीक है, जितनी भी भाषाएं शामिल की गई है, उनके लिए भाषा आयोग की नियुक्ति या स्थापना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाएगी। ये बात कही गई है आर्टिकल 344 के अंदर। उसके बाद आर्टिकल 345 में क्या है, इसमें जिक्र है राज्य की राजभाषाओं का। किसका, राज्य की राजभाषाओं का। एग्जाम्पल के लिए जैसा हमारा उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड की कितनी राजभाषा है दोस्तों, 2 राजभाषा है, एक हिंदी है और एक संस्कृत है। और संस्कृत कब से है, पूछा जाता है प्रश्न, जनवरी 2010 से है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है आर्टिकल 346 के अंदर क्या है, तो इसमें किस बात का जिक्र है कि जो राज्य है और संघ है, ठीक है, संघ यानी जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, उसके बीच जो संचार की जो भाषा है वो क्या होगी,
ठीक है। और राज्यों राज्यों के बीच जो संचार की भाषा है वो क्या होगी, इस बात का जिक्र किसमें है, आर्टिकल 346 के अंदर है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अब कौन कौन से अनुच्छेद बचे हैं हमारे, 46 तक हो गए हैं, ठीक है। 5 आर्टिकल हमारे और बचे हैं, उनको भी हम अच्छे से देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, आर्टिकल 347। तो आर्टिकल 347 में क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्य की किसी भाषा को, राज्य की किसी भाषा को मान्यता देना, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 348 में क्या बात है, सुप्रीम कोर्ट, एससी, हाई कोर्ट एससी व संसद में बिल एक्ट्स आदि अंग्रेजी भाषा में होंगे। क्लियर है। उसके अलावा आर्टिकल 349 का आप लोगों को ध्यान रखना है। 349 में आप लोगों ने क्या बात ध्यान रखनी है कि कानून के लिए राष्ट्रपति की अनुमति, जो ये राजभाषा से संबंधित जो भी कानून होंगे उसके लिए, ठीक है, किसकी अनुमति जरूरी होगी, राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इतना देख लीजिए आप लोग, 349 तक देख लीजिए। आर्टिकल 347 के अंतर्गत क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्य की किसी भाषा को मान्यता देना, ठीक है। जैसे हम बोलें कि गढ़वाली है तो वो गढ़वाली को क्या दो आप, राजभाषा के रूप में मान्यता दो। तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये कौन कर सकते हैं, किसके हाथ में ये पावर है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में ये पावर है। उसके अलावा आर्टिकल 348 में क्या चीज है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है, और जो संसद है, तो संसद में जितने भी बिल एक्ट्स आदि होते हैं उनमें कौन सी भाषा होती है, वो उनमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 349 में क्या है कि राजभाषा से संबंधित जो भी कानून बनाने होंगे उनके लिए किसकी अनुमति जरूरी होगी, राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होगी। इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए अब हमारे दो चार आर्टिकल और बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, आर्टिकल 350 के अंदर क्या बात कही गई है, ठीक है। जो भी शिकायत होगी, शिकायत किसी भी
भाषा में की जा सकती है। शिकायत किसी भी भाषा में की जा सकती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई कंप्लेंट करनी है, ठीक है, कहीं कोर्ट में या कहीं पर भी, ठीक है, या पुलिस थाने में, तो आप लोग जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें भी आप लोग अपनी कंप्लेंट लिख सकते हो या रख सकते हो। उसके अलावा 350A का अगर आपसे पूछे कि 350A में क्या है, आर्टिकल 350A में क्या है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें है मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो राज्यों के द्वारा प्राथमिक प्राइमरी जो शिक्षा दी जाती है वो किस में दी जाए, ठीक है, तो मातृभाषा में दी जाए। क्लियर है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है 350B में क्या है, आर्टिकल 350B में अगर आपसे पूछता है तो इसमें क्या है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार है, विशेष अधिकार, ठीक है। अब एक अनुच्छेद और बचता है हमारा आर्टिकल 351। इसमें क्या है इसमें है संघ का कर्तव्य होगा, क्या होगा, हिंदी का प्रचार प्रसार। तो देखिए यहां पर हमारा जो आर्टिकल वाला किस्सा है वो समाप्त हो जाता है। थोड़ा सा समझ लीजिए आर्टिकल 350 में क्या है कि अगर आप लोगों को कोई भी कंप्लेंट अपनी दर्ज करानी है, कोर्ट हो या आपका थाना हो, तो आप किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है, जिस लैंग्वेज में आपको सुटेबल लगे, जिसमें आपको सहज महसूस हो, उस भाषा में आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें आर्टिकल 350A की, तो इसमें राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारी जो मातृभाषा होती है हमारी, उसमें क्या किया जाए, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रोवाइड की जाए। क्लियर है। 350B में क्या है, जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है, जो जिन भाषाओं का क्या है, जिन लोगों की आबादी कम है या जिस भाषा को कम बोलने वाले लोग होते हैं, उन लोगों को क्या दिया गया है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। उसके अलावा आर्टिकल 351 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो संघ है यानी जो केंद्र है उसका कर्तव्य होगा हिंदी का प्रचार प्रसार करना। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है और इसी के साथ हमारा जो ये पहला टॉपिक है ये भी क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो जो ये भाषा एवं हिंदी का जो ये विकास वाला जो टॉपिक है आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पूरी तरीके से हमारा क्या हो गया है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक टॉपिक हमने पूरा कर लिया है और कल की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, देवनागरी लिपि को पढ़ने वाले हैं, देवनागरी लिपि के विकास को पढ़ने वाले हैं और इसके गुण दोष को हम कल जानेंगे और देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है उन सब के बारे में हम लोग कल की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन क्लासेस को पहुँचाएँ और अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शाम को उत्तराखंड का सेशन होगा हमारा और उसमें मैं आप लोगों को आज एक मोटिवेशनल कहानी भी सुनाऊंगा, ठीक है। जो कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी ऐसी मुझे अपेक्षा है और शाम के सेशन में हम लोग आज से शुरू कर देंगे उत्तराखंड की नदियाँ। तो मिलते हैं आप सभी लोगों को शाम के सेशन में। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से रखिए।
आगे बढ़ते रहिए। बाकी मेरी बेस्ट विशेष आप लोग सभी लोगों के साथ है। तो इतना तो है दोस्तों कि 15 जुलाई जो आने वाली 15 जुलाई है 2021, तब तक हम लोग अपने 45 टॉपिक तो कंप्लीट कर